पिछले वीडियो तक हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। कैसे अलग अलग सिचुएशंस में सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे एंड फोर्स निकाल सकते हैं या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। फोर्स निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटे से टाइम के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स काम करती है। जैसे कि बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो बैट एंड बॉल का कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता है? बैट एंड बॉल का कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता है? बहुत कम टाइम के लिए। शायद उस टाइम को कैलकुलेट करना पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। मे बी 0.1 मिली सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए हो सकता है, उससे भी कम हो, 0.01 सेकेंड हो, यू नेवर नो। एंड बॉल की स्पीड यदि पहले 100 किलोमीटर पर आवर थी, सिर्फ इतनी सी देर में कुछ होता है एंड बॉल की स्पीड इससे रिवर्स हो जाती है। मान लो -100 किलोमीटर पर आवर, -100 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 200 किलोमीटर पर आवर। डेल्टा वी अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 200 किलोमीटर पर आवर। और ये कितनी देर में हो रहा है? 0.1 सेकेंड में हो रहा है या 0.01 सेकेंड में हो रहा है, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो फोर्स तो निकाल ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, ना एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ना फोर्स निकाल सकते हैं, ना एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट बॉलर ने किस स्पीड से बॉल को फेंका, ये मेजर करते हैं हम लोग। बॉल की स्पीड नापते हैं, इनिशियल वेलोसिटी नाप सकते हैं, बॉल की फाइनल वेलोसिटी नाप सकते हैं। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी नाप सकते हैं, बॉल की फाइनल वेलोसिटी भी नाप सकते हैं। तो मतलब क्या है? हम डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेल्टा p2 माइनस p1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा p। मोमेंटम क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये चेंज इन मोमेंटम जो होता है, ये फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स इनटू टाइम ऐसा पाया गया। इसका कोई प्रूफ वगैरह हम लोग नहीं देख रहे हैं, कैसा होगा ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। सीधा सीधा एक डेफिनेशन है। चेंज इन मोमेंटम जो होता है ये फोर्स इनटू टाइम के बराबर भी होता है। एंड दिस क्वांटिटी इज गिवन ए न्यू नेम इसका क्या है? इंपल्स। लेट्स हाईलाइट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। नाउ काला हो गया। इंपल्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। और ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? जब हम लोग टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे बैट एंड बॉल का कांटेक्ट कितनी देर के लिए हुआ, या किसी चीज से कोलाइड हुआ, बॉल को फेंका दीवार पे, बॉल वापस आया, तो कोलिशन का टाइम कितना देर? जो बॉल एंड वॉल का कांटेक्ट होता है, बॉल एंड वॉल का कांटेक्ट नहीं होता है, वह कितनी देर के लिए हुआ, ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो जहां भी कोलिशन की बात होगी, कोलिशन मतलब पता है ना? कोलिशन मतलब पता है? कोई एक ऑब्जेक्ट जाकर बहुत तेजी से दीवार से टकराती है, या कोई दो ऑब्जेक्ट आकर आपस में टकराते हैं। जैसे कैरम बोर्ड, कैरम में स्ट्राइकर से जब कॉइन को हिट करते हैं तो कितनी देर के लिए हिट होता है, कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता है, यू डोंट नो। बिलियर्ड्स जो खेलते हैं, एक बॉल और दूसरे बॉल में जब कॉलिजन होता है, तो उस कोलिजन के दौरान क्या हो रहा है, यह सब कुछ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। कार का एक्सीडेंट जब होता है या बाइक का एक्सीडेंट जब होता है, एक्सीडेंट के ड्यूरेशन में क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता, पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम लोग उसके पहले की इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं, फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एंड चेंज इन मोमेंटम हम लोग एक तो डेल्टा पी से निकाल सकते हैं, एक फोर्स इनटू टाइम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो किसी तरीके से यदि हम लोग टाइम ऑफ कांटेक्ट को निकाल दें, बहुत ही स्लो मोशन में उसको ऑब्जर्व करके, इवेंट को बहुत ही स्लो मोशन में ऑब्जर्व करके टाइम ड्यूरेशन, टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर निकाल दे,
तो फोर्स के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लगाई होगी बैट ने बॉल के ऊपर, कितनी फोर्स लगाई होगी बैट ने वॉल के ऊपर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे काम का कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने में असमर्थ हो जाते हैं, फोर्स नहीं मेजर कर सकते हैं, इन दैट केस वी कैन से impulse is equal to force into delta t। डेल्टा टी इसलिए चूंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सारे टर्म्स का मीनिंग तुम लोग को पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। So let's see a question now. A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler. बॉलर जिधर से फेंका वापस उधर ही घुमा दिया, विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आ रहा था, सेम स्पीड से वापस चला गया। बॉल का मास दिया हुआ है 0.15 kg। डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है V1, 12 मीटर पर सेकेंड। V2 क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है, -12 मीटर पर सेकेंड। P1 क्या होगा, 0.15 इंटू 12, 1.8 kg मीटर पर सेकेंड। P2 क्या होगा, -1.8 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से इंपल्स हम लोग निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू P2 माइनस P1, दैट विल बी इक्वल टू -1.8 दैट इज इक्वल टू -3.6 न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं या kg मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो फोर्स तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, बट इंपल्स की बात कर सकते हैं। मतलब फोर्स कितनी देर तक लगा, फोर्स कितनी देर तक लगा, उस दोनों के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। सिंपल, यस, इंपल्स इज सिंपल, इंपल्स के क्वेश्चंस आसान होते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जो अभी अभी हमने बात की कि कोलिजन होगा। बॉल ने बैट को हिट किया, बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया, बैट्समैन ने बैट के द्वारा बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, बैट्समैन ने बैट से बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बैट अप्लाइड द फोर्स ऑन बॉल। क्या लगाया बैट ने बॉल के ऊपर, फोर्स लगाया। तो झटका तो बैट्समैन को भी लगता है, लगता है ना, हाथ झन्ना आ जाता है, इसलिए रबर का वो लगाते हैं, बैट के ऊपर रबर का ग्रिप लगाते हैं, उसके ऊपर ग्लव्स पहनते हैं। व्हाई ऑल दिस थिंग्स, उस झटके को झेलने के लिए, उस फोर्स को झेलने के लिए। तो बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल ने भी बैट के ऊपर फोर्स लगा दिया ना। बॉल ऑल्सो अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बैट, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दिया। ऐसा होता है, सबको पता है। वाई, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस उसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं। जब गन से बुलेट निकलती है तो गन में भी एक रिकॉइल वेलोसिटी आती है, नाम सुना हुआ है ना, रिकॉइल वेलोसिटी। गन भी शूटर को पीछे की तरफ पुश करता है, करता है ना। यस, फोर्स इज नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, फोर्स अकेला कभी नहीं आएगा। फोर्स जब भी होगा तो पेयर में होगा। फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। फोर्स कैसे लगता है, बैट ने बॉल को हिट किया, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बॉल नहीं होगा तो बैट फोर्स लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता। गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, बुलेट नहीं होगा तो गन किसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर्स कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा देन दिस ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन द, लेट्स से दिस इज ए,
दिस इज वी। दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तब तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है फिर तो फोर्सेस नेवर ऑकर इन नेचर, मतलब दो ऑब्जेक्ट भी चाहिए और दो फोर्स भी हो। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं हो सकता है, जब तक दो फोर्स नहीं होगा तो भी फोर्स नहीं हो सकता है। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। और क्या, जब दो ऑब्जेक्ट है, दो फोर्स है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये भी पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दो फोर्स जब लगेंगी, दुनिया में जितनी भी पेयर ऑफ फोर्सेस होती है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। मतलब कि ए ने यदि बी के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाया, ए ने बी के ऊपर यदि इस तरह से कुछ फोर्स लगाया, तो बी भी ए के ऊपर इस तरह से फोर्स लगा देगा। एंड ए वाली फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड माइनस एफ है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड एफ होगा। यदि यह एफ है तो ये माइनस एफ है। यदि पहली फोर्स एफ है तो दूसरी फोर्स माइनस एफ है। फोर्स इज ऑलवेज ऑकर इन नेचर इन पेयर्स एंड ऑल द फोर्स, आई मीन द पेयर ऑफ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी चीज को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, सबको पता है। तो फॉर्मल स्टेटमेंट थर्ड लॉ का जो है वह यह है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन दो शब्द आ गए, इनके ऊपर थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। एक्शन इज हियर एंड रिएक्शन इज हियर, है ना। एक्शन इज हियर, रिएक्शन इज हियर। अगर दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स से राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बहुत कॉमन नाम है। राम एंड श्याम दो फ्रेंड्स हैं। समहाउ एक दिन राम को मन किया जाकर के श्याम को एक घूसा दे दिया। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? श्याम विल रिप्लाई बैक द घूसा, होगा ना। श्याम उसको उसका घूसा वापस कर देगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट घूसा? राम ने एक्शन किया, फर्स्ट घूसा राम ने एक्शन किया, श्याम का रिएक्शन आया, तो श्याम का रिएक्शन आया। डिपेंडिंग ऑन श्याम का नेचर कुछ भी हो सकता है रिएक्शन, एक जरूरी नहीं है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पे फॉलो नहीं होगा, बट देयर विल बी सम रिएक्शन, कुछ तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन कब होगा? आफ्टर द एक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन कब होगा? आफ्टर द एक्शन इज कंप्लीटेड। जब राम अपना काम कर चुका होगा उसके बाद ही रिएक्शन आएगा ना। बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, रोड पे किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखा तो रिएक्शन क्या होगा? ब्रेक लगेगी, ब्रेक अप्लाई करना है। तो ऑन सीइंग द एक्शन, एक्शन बॉय बच्चा है सड़क के ऊपर, बीच में कोई आ गया है, उस एक्शन को देखते हुए रिएक्शन आएगा कि ब्रेक लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, देखो डेफिनेशन में चूंकि एक्शन एंड रिएक्शन है, दैट मींस दैट देयर इज अ गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। पहले एक्शन होगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन देयर विल बी वन रिएक्शन। तो एक एक्शन पहले कंप्लीट होगा फिर एक रिएक्शन आएगा। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ में ऐसा नहीं होता है, फोर्स में ऐसा नहीं होता है, फोर्स में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ। ऐसा नहीं है कि एक्शन आएगा, थर्ड लॉ में ऐसा नहीं होता है, ये बाकी दुनिया में सब जगह होता है, थर्ड लॉ में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन आएगा उसके बाद रिएक्शन आएगा। यहां पे क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों साथ में आते हैं, एक साथ। फोर्स ऑन ए बाय बी एंड फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले गोली निकलती है फिर इसके ऊपर रिकॉइल वेलोसिटी आता है। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो ऐसा नहीं है कि पहले बॉल को हिट करता है फिर उसको झटका महसूस होता है। ऐसा होता है क्या? जब कैच करते हैं बॉल को तो ऐसा नहीं होता है कि पहले कैच कर लेते हैं फिर हाथ में चोट लगती है। ऐसा होता है क्या? नहीं, एट द सेम इंस्टेंट दोनों काम एक साथ होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है, ऑल्दो इसमें नाम एक्शन एंड रिएक्शन रखा गया है, बट एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है,
सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। ऑफ कोर्स राम ने अगर श्याम को घूसा मारा था तो श्याम ने राम को घूसा मारा था और किसी को नहीं मारा था ना, है ना, या किसी को भी मारे, बट श्याम ने राम ने अगर श्याम को मारा तो श्याम ने श्याम को नहीं मारा, ऑन डिफरेंट बॉडीज। जो दो बॉडी एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया था ए एंड बी, तो ए ने बी पे अगर फोर्स लगाया तो बी ने भी ए पे फोर्स लगाया, तो एक फोर्स बी पे लग रहा है, एक फोर्स ए पे लग रहा है, एक फोर्स बी पे लग रहा है, एक फोर्स ए पे लग रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। एक्शन इज डिफरेंट, रिएक्शन इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, बॉडी भी अलग अलग है, लगा कौन रहा है वो भी अलग है, लग किस पे रहा है वो भी अलग है। सो कंसिडर द पेयर ऑफ फोर्सेस आपके जो सेम है वही एफ ए एंड बी, ये एग्जांपल है। फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए, जैसे यदि यह एफ है तो यह माइनस एफ है। सिंपल था, सिंपल तो नहीं था, छोटे से थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बचपन से हम लोग जान रहे हैं उसके ऊपर इतनी कहानी कर दी। यस एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, वहां पे यह डिसाइड करना होता है कि पहला फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, दूसरा फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है। हाँ ये डिसाइड करना होता है कि पहला फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, दूसरा फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है। ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल। सभी को पता है अर्थ हैज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये मान लो हमारा छोटा सा अर्थ है एंड इसमें छोटा सा एप्पल है जो न्यूटन अंकल के सर पे कभी गिरा था। अभी क्या होगा, अर्थ विल अप्लाई ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स लगेगा कुछ इसके ऊपर, कितना लगेगा जीएमएम बाय आर स्क्वायर, ये सब कुछ हम लोग आगे एक चैप्टर में देखेंगे। बट द थिंग इज अर्थ ने एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और एप्पल के ऊपर, एप्पल ने भी फोर्स लगाया क्या अर्थ के ऊपर। यस नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो दोनों के लिए था, और एप्पल ने भी एक फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, एप्पल तो अर्थ के ऊपर गिर जाता है, अर्थ एप्पल की तरफ तो नहीं जाता है, व्हाई। एप्पल तो अर्थ की तरफ गिर जाता है बट एप्पल का अर्थ कभी भी एप्पल की तरफ नहीं जाता है, व्हाई। बिकॉज बिकॉज यदि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एप्पल का एक्सेलरेशन तो चलो 1 न्यूटन फोर्स डिवाइड बाय 1 kg दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, एंड अर्थ का कितना आएगा, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 10⁻7 kgs, इससे भी ज्यादा होता है सर, 10⁻20 के ऑर्डर में होगा इसका। Apple applies a force on the earth, but this 1 Newton force is acting on 10⁻15 kg the weight of the earth. तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, जितना एक्सेलरेशन होगा यस अर्थ उतना चला जाता है एप्पल की तरफ। ओके ओके लेट्स सी वन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एंड देन आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। Two identical billiards ball strike a rigid ball at the same speed but different angles and get reflected without any change in speed. फिगर को देख लो, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, एक बिलियर्ड्स बॉल है जो वॉल की तरफ यू वेलोसिटी से जा रही है, बॉल से टकराती है एंड वापस आ जाती है। दूसरी बॉल है, दूसरी बॉल है जो स्पीड यू से वॉल की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, वॉल से टकराती है एंड देन स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये इधर वापस चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ फॉलो हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री के एंगल पे इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट बोलो या डिफ्लेक्ट बोलो, यहाँ पे दोनों शब्द चल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। बॉल ने वॉल के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, P2 माइनस P1 से निकाल सकते हैं। केस ए की बात करें अगर हम लोग, फोर्स
फोर्स इज इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू यू माइनस ऑफ m इंटू दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू ए में यह हुआ। ए में ऐसा हुआ, बी में क्या होगा? बी में हमारी वेलोसिटी जो होगी बॉल एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? यू एक्स क्या होगा? यू कॉस 30 डिग्री, यू कॉस 30 डिग्री, एंड यू वाई क्या होगा? यू साइन 30 डिग्री, ठीक है। एंड वी एक्स क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? माइनस यू कॉस 30 डिग्री, एंड यू वाई का डायरेक्शन क्या होगा? वी वाई का डायरेक्शन क्या होगा? वी वाई का डायरेक्शन क्या होगा? वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। वाई डायरेक्शन में पहले जिधर था, पहले वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ था, बाद में भी इधर की तरफ ही है, तो दिस विल बी यू साइन 30 डिग्री, फिर से यू साइन 30 डिग्री फिर से हो जाएगा। तो यहां पे जब हम लोग डेल्टा पी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? 2u साइन 30 डिग्री, एंड डेल्टा पी वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स किसके बराबर होगा? डेल्टा पी एक्स के बराबर, यानी कि 2u साइन 30 डिग्री, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए बाय बी को अगर करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? रेशियो 2 टाइम्स एम यू, 2 टाइम्स एम यू डिवाइड बाय 2 टाइम्स एम इंटू यू इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये 2mu कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई साइन 30 डिग्री, ये हमारा रेशियो। ओके, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे।